विद्या। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप लोगों ने अक्षय तृतीया मनाई भाई? ठीक रहा सब? अब एक दिन का आपने अवकाश अक्षय तृतीया के लिए किया। संडे भी था और अक्षय तृतीया भी थी। आपने उस पर्व को एंजॉय किया। हमारा जो मुख्य पर्व है, स्टूडेंट का मुख्य पर्व है पढ़ाई, अध्ययन। उसको देखिए। ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसका आज अंतिम बिंदु है बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति, सीड डॉर्मेंसी। हमने सीड के बारे में बात करी, सीड के गुणों के बारे में बात करी, सीड की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सीड के प्रकार को देखा और सीड को उत्पादन को भी देखा। एक कैरेक्टर आपको और दिखाई दे रहा है सीड की प्रसुप्ति का। सामान्यतः बीज तैयार होता है या जब फसल बनकर तैयार हो जाती है, हम उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में जब दाना अलगाते हैं तो अलगाया हुआ दाना बीज है, वो तुरंत अंकुरित नहीं होता है। वो थोड़े समय के लिए उसके अंदर पड़ा हुआ भ्रूण डोरमेंट रहता है, जिसको बोलते हैं निलंबन संजीवनी। बीज के अंदर जो उसका लिविंगनेस है वह थोड़े समय के लिए निलंबित रहता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बीज का। ये यदि इसमें निलंबन संजीवनी नहीं हो, बीज आपने तुरंत दाना अलगाने के बाद अलग किया है और हाथ में लिया उगने लग गया, या आपने रखा थोड़ी देर से उग गया, ऐसा नहीं है। इसकी एक निश्चित वाइबिलिटी और निश्चित जीवन अवधि होती है। उस समय तक यह बीज जो है अपनी संजीवता बनाए रखता है और यह विशेष परिस्थितियों में अंकुरित होता है जब इसको उचित प्रकाश, उचित ताप, उचित नमी, उचित ऑक्सीजन वगैरह सब मिलती है, तब जाकर यह अंकुरित होता है। तो बीज प्रसुप्त क्यों रहता है और बीज की प्रसुप्ति का क्या कारण हो सकता है? बीज प्रसुप्त क्यों है? Why seed remain in dormant condition and what are the reason behind its dormancy? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। वैसे बीज चोल होता है, बीज के चारों ओर बीज चोल या बीजावरण में कहूं तो भी ठीक कह सकता हूं। ये बीजावरण है, यह कठोर होती है और यह बीजावरण वायु के लिए, यह बीजावरण जल के लिए अपारगम्य रहती है। इसके अलावा बीज के अंदर पाया जाने वाला भ्रूण अविकसित होता है। बीज पर कई सदमक पाए जाते हैं। यह बीज को अंकुरित होने के लिए रोकते हैं। बीजावरण कठोर है। जब तक जल बीज के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, उसका भ्रूण सक्रिय नहीं होगा, बीज का जो जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, उसकी सक्रियता के लिए उसके अंदर जल का प्रवेश होना जरूरी है। और उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, उनके विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन बीजावरण के कठोर होने से या बीजावरण के कठोर होने से या बीजावरण के अपारगम्य होने से उसके अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है। जब इसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है तो रेस्पिरेशन नहीं होता है।
ब्रेक डाउन ऑफ द फूड स्टफ वो नहीं होता है, और फूड का ब्रेक डाउन नहीं होता है, फूड स्टफ का ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है और इससे भ्रूण विकसित नहीं होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भ्रूण है वो स्वयं अपने आप में थोड़े समय के लिए परिपक्व नहीं होता है, भ्रूण की पश्च परिपक्वता के कारण भी उसमें डोर्मेंसी पाई जाती है। आपको एक बात इसको मैं समझाने के लिए बताता हूं कि हम जब किसी चीज को शुरू करते हैं तो हमारे को पहले स्टार्टअप चाहिए। आपने क्रिकेट के मैच को देखा है, बॉलर जब गेंद फेंकता है तो पहले रनअप तैयार करता है, फिर भागने के बाद में फुल स्विंग पर आकर के बॉल फेंकता है। इसी तरह से जो बॉलर बैट्समैन होता है जो बॉल को फेस करता है वो अपने बल्ले को धीरे धीरे चलाता रहता है, जैसे ही गेंद बल्ले के निकट आती है वो उसको शॉट मारता है। इसी तरह से ये भ्रूण जो होता है इसको भी एक स्टार्टअप चाहिए, थोड़े समय के लिए इसको स्टार्टअप चाहिए, उसमें जब तक पूर्ण परिपक्वता नहीं आती है तब तक वह विकसित नहीं होता है। इसके अलावा भ्रूण के अंदर या बीजावरण के ऊपर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो जल के प्रवेश को रोकते हैं। बीजावरण कठोर है, उसके उपरांत भी यदि उसमें किसी प्रकार का थोड़ा बहुत जल जाए भी जाए तो जल के प्रवेश को रोकते हैं, वायु के प्रवेश को रोकते हैं, और या उसके अंदर जो सदमक पड़े रहते हैं वो भ्रूण को विकसित होने से रोकते हैं। ये सारे कारण जो हैं ये हैं प्रसूति के। प्रसूति बीज में क्यों पाई जाती है? ड्यू टू दीज फैक्टर जो मैंने बताया, इनपरमेबिलिटी, उसके बाद में इनहिबिटर्स, ये सारी बातें जो है जो आपको मैंने सुनाई, इसके कारण इसके अंदर बीज जो है प्रसुप्त रहता है थोड़े समय के लिए, और कालांतर में ये बीजावरण कठोर होती है, उसको अंदर में मुलायम बनाया जाता है। हम इसको भंग करने के उपाय भी आपको बताएंगे, जल के लिए रास्ता सुगम करेंगे, वायु के लिए रास्ता सुगम करेंगे, भ्रूण इसका कालांतर के बाद में इसमें विकसितता आ जाएगी, इसके संदर्भ होंगे, इसको भी हम नष्ट करेंगे, इसका रक्षण करके किसी तरह से करके हम इसका निवारण तो करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रसूति क्या चीज है और प्रसूति क्यों रहती है, प्रसूति के क्या प्रकार हैं, प्रसूति को कैसे दूर किया जा सकता है और प्रसूति का क्या महत्व है। ये बातें बीज से संबंधित है, क्योंकि हम बीज का कृषि कार्य में प्रयोग करते हैं, इसलिए बीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारे को आनी चाहिए। जैसे मैंने बीज के सामान्य विशेषताएं बताई, बीज के गुण बताए, बीज के प्रकार बताए, बीज उत्पादन बताया, तो बीज का प्रसूत होना भी आपको बताना जरूरी है, बीज का अंकुरण भी बताना आपको जरूरी है। चलिए अब दूसरी एक तो मैंने आपको बताया परिभाषा के बारे में, और इसके बाद में आपको मैं बताता हूं प्रसूति के प्रकार। प्रसूति सामान्यतः 3 प्रकार से पाई जाती है। प्राथमिक प्रसूति, द्वितीयक प्रसूति और बलकृत प्रसूति। आगे वाली क्लासों में जब आप पहुंचोगे तो आपको डोर्मेंसी को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वहां आपको ये 2 प्रकार की प्रसूति ही आपको देखने को मिलेगी, प्रेरित और प्राथमिक प्रसूति। प्राथमिक प्रसूति क्या है? प्राथमिक प्रसूति बीजावरण के कठोर होने से, बीजावरण के जल व वायु के अपारगम्य होने से पाई जाती है। यह प्राथमिक प्रसूति जो है ये पहले से उसमें है, एक प्रकार से बीज में प्राथमिक प्रसूति पहले उसमें रिटेन है, ये किसी प्रकार से अर्जित नहीं की गई है, ये वातावरण से नहीं आई है, ये पर्यावरणीय कारकों से नहीं आई है, यह एक प्रकार से पहले से ही पाई जाने वाली प्रसूति है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राथमिक प्रसूति। और यह प्रसूति है दूसरी वाली जिसको हमने द्वितीयक प्रसूति कहा है, ये प्रेरित प्रसूति के नाम से भी जानी जाती है, यानी वातावरणीय कारकों से इसमें यह प्रसूति उत्पन्न हुई है, वातावरणीय कारकों से यह प्रसूति इसमें उत्पन्न हुई है। जैसे
वातावरणीय कारक आपका तेज हवा, तेज तापमान है। तेज तापमान के कारण क्या होगा, इसके अंदर जितना भी बाहर वाली जो इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी नम थी, जो वायु को सोख सकती थी, वो रुष्क और कठोर हो गई, कड़ी हो गई। तो ये प्रसुप्ति है, यह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न हुई है। इसको हम अर्जित प्रसुप्ति भी कह सकते हैं। अर्जित प्रसुप्ति, प्रेरित प्रसुप्ति और द्वितीय प्रसुप्ति। और तीसरी वाली प्रसुप्ति है जिसको हमने बोला है बलकृत प्रसुप्ति। बलकृत प्रसुप्ति इन तीनों से, दोनों से अलग है। वो अलग किस रूप से है, ये कुछ कारकों के कारण बीजों में उत्पन्न होती है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए, बीज गहराई में चला जाए या बीज ऊपर आ जाए, अन्य कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से उसके अंदर उसका अंकुरण नहीं, बीज के अंकुरण में अवरोध डालने वाले जो कारक हैं। बीज में प्राथमिक प्रसुप्ति नहीं है, बीज में द्वितीय प्रसुप्ति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण बीज में प्रसुप्ति उत्पन्न हो गई है। जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, या बीज गहराई में चला गया, वो अंकुरित नहीं हुआ, या बीज बहुत ऊपर आ गया, अंकुरण होने की सीमा, उसकी जो जगह है वहां से हट गया है। तो इस प्रकार की प्रसुप्ति जो विभिन्न कारकों की वजह से बीज में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं बलकृत प्रसुप्ति। ठीक है, बीज प्रसुप्ति यानी कि उसका संजीवन है, वो थोड़े समय के लिए निलंबित हो गया, और उस निलंबित काल में हमारा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम बीज का आसानी से भंडारण कर सकते हैं। यदि बीज में प्रसुप्ति है तो वो समय हम बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना है या भेजना है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और बीज में प्रसुप्ति है यानी कि बीज उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद में तुरंत उग जाता है, और उस समय परिस्थितियां ठीक नहीं है, वातावरणीय परिस्थितियां ठीक नहीं है, पारिस्थितिक इकोलॉजी ठीक नहीं है, और बीज जो है वो नष्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर प्रसुप्ति है तो बीज को नष्ट होने से बचाती है। प्रसुप्ति का महत्व मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको। प्रसुप्ति का महत्व, प्रसुप्ति जो बताई आपको मैंने, उसमें पहले मैंने बताया प्रसुप्ति क्या है। प्रसुप्ति की परिभाषा, प्रसुप्ति की परिभाषा या प्रसुप्ति की भूमिका। दूसरी बात, प्रसुप्ति के कारण जो मैंने अभी लिखे वो। तीसरा बिंदु, प्रसुप्ति के प्रकार। चौथा बिंदु, प्रसुप्ति का महत्व, जो अभी मैं बोल रहा था आपको। प्रसुप्ति वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन इसका भी एक जैविक इंपॉर्टेंस है, इसकी भी एक जैविक अनिवार्यता है। प्रसुप्ति होनी जरूरी है, तुरंत बीज का भी उगना नहीं चाहिए, हमारे को समय चाहिए, भ्रूण को विकसित होने के लिए भी समय चाहिए। मैंने अभी बताया उसको स्टार्टअप चाहिए। तो यदि प्रसुप्ति नहीं होगी तो भ्रूण जो होगा वो आधा अधूरा डेवलप होगा, और आधा अधूरा डेवलप होगा तो वो वायबल नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि उसमें प्रसुप्ति बनी रहे। प्रसुप्ति को भंग करने के उपाय, ये इसका प्रसुप्ति कैसे भंग की जाए। आपको मैंने बताया प्रसुप्ति किन कारणों से होती है। वो कारण यदि आपको ध्यान है तो उस कारणों का निवारण करके हम प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। तो प्रसुप्ति को भंग करने का पहला कारण है बीजावरण को नरम बनाना, बीजावरण को नरम बनाना। इसके क्या तरीके हैं? इसका तरीका एक ये है कि हम इसको थोड़ा सा घिसें बीजावरण को, और इसकी जो शुष्क कठोर दृढ़ बीजावरण है वो पतली बनाए,
लेकिन इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जिस विधि से आप उसको नरम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पतला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप जो भौतिक वस्तु काम में ले रहे हैं, जैसे स्क्रैप ले रहे हैं या नाइफ चाकू ले रहे हैं या कुछ ऐसी चीज जिससे किसी सतह से रगड़ रहे हैं बीज को, तो इतना ही रगड़ें, इतना ही उसका हद तक उसको ले जाएं कि उसके किसी प्रकार से भ्रूण को आघात नहीं पहुंचे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू सी। बीजाणु को पतला व नरम बनाना, इसके लिए भौतिक तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसका कुछ एंजाइमेटिक तरीके से भी बीजाणु को पतला और नरम बना सकता है। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हम काम में लें जो बीजाणु को नरम बनाए, बीजाणु है उसको डिसइंटीग्रेट करे, उसके कुछ भाग को नरम और पतला करे। इसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ऐसा रासायनिक पदार्थ न लें जो बहुत ज्यादा बीजाणु को नुकसान पहुंचा के उसके अंदर कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य को भी हानि पहुंचा दे। दो बिंदु हैं बीजाणु को नरम और, एक तो भौतिक साधनों से के प्रयोग से और दूसरा एंजाइम्स द्वारा बीजाणु को नरम और कठोर बनाना। प्रसूति को भंग करने का उपाय बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया कि इसका भ्रूण जो होता है वो अविकसित होता है, तो इसलिए हम अविकसित भ्रूण को थोड़े समय के लिए अविकसित भ्रूण है इसका, और अविकसित भ्रूण को विकसित करने के लिए थोड़े समय के लिए हम इसको रख देते हैं ताकि इसके अंदर वे परिस्थितियां जनरेट हो जाए जिससे भ्रूण विकसित हो जाए। सदमक पाए गए हैं, ये मैंने बताया आपको, सदमकों की उपस्थिति। कभी कभी बीजाणु से कई ऐसे रासायनिक अवरोधक लगे रहते हैं जो उसमें ऑक्सीजन को जाने नहीं देते हैं, उसमें वायु को जाने नहीं देते हैं। इन सदमकों का हटना जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप निक्षालन कीजिए, और निक्षालन या तो आप जल से कर दीजिए, अच्छी तरह से बीजों को धो लीजिए, धो करके जल से उसको निक्षालित कर दीजिए। तो कई ऐसे सदमक होंगे जो जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं तो वो बीजाणु से हट जाएंगे। और कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं सदमक जो भ्रूण को प्रेरित अंकुरण, भ्रूण के अंकुरण प्रेरण को रोकते हैं, उनका भी हमारे को निक्षालन करना जरूरी है। वो कैसे करेंगे? वो मान लो अंदर है तो हम इसी प्रकार के कुछ रासायनिक पदार्थ काम में लें जिससे वो बीजाणु के साथ साथ भ्रूण को सक्रिय बनाने में सहयोग करें। तो रासायनिक पदार्थ भी काम में ले सकते हैं। सदमक का निक्षालन कर दीजिए किसी भी तरीके से, थ्रू वाटर, थ्रू केमिकल सब्सटेंस, सॉरी। कभी कभी क्या होता है कि बीजाणु को हमने नरम बना दिया, उसमें आसानी से वायु प्रवेश कर गई, उसमें जल का प्रवेश भी हो गया, अब उसके ऊपर सदमक भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बीज अंकुरित नहीं होता है। इसका कारण है कि उसको उचित प्रकाश और उचित ताप की भी आवश्यकता रहती है। बीज जो होते हैं फोटोप्लास्टिक होते हैं, आपने सुना होगा, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको उचित जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा
तब तक भले ही कितनी सामान्य परिस्थितियां हो जाए अंकुरण के लिए, वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको यदि सामान्य ताप की बाकी सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाए अंकुरण के लिए, लेकिन यदि उसे ताप सामान्य या उचित नहीं मिले तो अंकुर नहीं होते हैं। इसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि एकांत्र प्रकाश और एकांत्र ताप उपचार भी कुछ बीजों के लिए आवश्यक होता है। एकांत्र ताप दीजिए, पहले ताप दीजिए थोड़ा सा, जो उचित ताप को है, उचित ताप जितना उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है, क्रिटिकल है, जो भी है, क्रांतिक अवस्था है उसकी, उतना उसको एकांतरित प्रकाश देने के बाद में फिर एकांतरित ताप दीजिए, फिर एकांतरित प्रकाश दीजिए। ये समयबद्ध इसका ताप और ये उपचार करेंगे तो भी हम प्रसूति को भंग करने में सफल हो जाएंगे। वायु तथा जल की सांद्रता पर्याप्त, ये यदि हम उपलब्ध करवाएंगे, पर्याप्त वायु की सांद्रता जरूरी है किसके लिए? फूड स्टफ के ब्रेक डाउन के लिए। यदि प्रॉपर मात्रा में बीजों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है या उसको वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो फूड स्टफ है उनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, उनका ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो टूटते नहीं है, विखंडित नहीं होते हैं और उससे ऊर्जा नहीं निकलेगी, और ऊर्जा नहीं निकलेगी तो जीव द्रव्य में सक्रियता नहीं आएगी, और जीव द्रव्य में सक्रियता नहीं आएगी तो भ्रूण अंकुरण के लिए प्रेरित नहीं होगा। ये बातें थी जिसके अंदर आपको प्रसूति को भंग करना। अब प्रसूति को भंग करने के साथ आपको प्रसूति के कुछ थ्योरीज भी बतानी आवश्यक है मुझे। क्या सिद्धांत हैं प्रसूति के? प्रसूति के क्या सिद्धांत है? प्रसूति क्यों पाई जाती है और प्रसूति क्यों उसमें बीज में बनी रहती है? इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। पारगम्यता का सिद्धांत, जैसा कि आपने अभी सुना, पारगम्यता का सिद्धांत। पारगम्यता का सिद्धांत ये कहता है कि जो बीजावरण है वो यदि कठोर है, उसको यदि हम नरम बनाएं, तो पारगम्यता का सिद्धांत ये कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो पारगम्यता को प्रभावित करते हैं, उनका हम सप्लाई करें, उसकी प्रॉपर सांद्रता दें, तो पारगम्यता के सिद्धांत के अनुसार उसके अंदर बीज में अंकुरण चालू हो जाता है। दूसरा सिद्धांत एंजाइम का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक उचित उसमें पर्याप्त वायु और जल की सांद्रता नहीं पहुंचती है, तो उसके अंदर जो फूड स्टफ पड़ा रहता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, उसका विघटन नहीं होता है और श्वसन की क्रिया चालू नहीं होती है। और आप जानते हो ये सारी क्रियाएं जो है वो एंजाइम बंधित क्रियाएं हैं। इसलिए एंजाइम्स का सिद्धांत ये कहता है कि प्रसूति के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, उन एंजाइम्स का होना भी जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी बीज प्रसूति से संबंधित, जिसमें आपने देखा प्रसूति क्या है, प्रसूति के क्या कारण हैं, प्रसूति के क्या प्रकार हैं, प्रसूति का क्या महत्व है, प्रसूति को हम किस प्रकार से भंग कर सकते हैं और प्रसूति को भंग करने के सिद्धांत क्या है। ये आपका जो प्रथम अध्याय था
जिसका नाम था सस्य विज्ञान, सामान्य परिचय, महत्व, उद्देश्य, मृदा की उर्वरता, मृदा की उत्पादकता, मृदा का अप्रदन, बीज और बीज से संबंधित इश्यूज। ये आज आपका अध्याय पूरा हुआ। आप इसको देख लीजिए। इससे कुछ संबंधित सवाल भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट अध्याय होगा जो हमारे को लेना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आई थिंक मैं जो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं बात वो आपको समझ में आ रही है और आप उसको ध्यान से देख रहे हैं। यदि ध्यान से देख नहीं रहे हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताइए तो उसका निवारण किया जाए। हम इस अध्याय को पूरा कर चुके हैं। इस अध्याय के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मुख्य मुख्य सवाल इसके अंदर क्या क्या हैं। वैसे तो ये 3 नंबर का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट सवाल कुछ भी हो सकता है। जैसे आधार बीज क्या है, प्रामाणिक बीज के बारे में लिखो। ठीक है। उसके बाद वायु द्वारा मृदा के अप्रदन में वायु द्वारा मृदा के अप्रदन में वायुरोधी पट्टियों की वृक्ष पट्टियों वायुरोधी वृक्ष पट्टियों की भूमिका का वर्णन करो। सतह सर्पण सरफेस स्क्रैपिंग से क्या अभिप्राय है? पांचवा क्वेश्चन लिखता हूं, बोछारी आपको जल द्वारा मृदा का अप्रदन बताया था। बोछारी जल अप्रदन से क्या अभिप्राय है? जल अप्रदन नहीं है, ये मृदा अप्रदन है। बोछारी वर्षा से मृदा का अपर्दन कैसे होता है? ऐसे लिख देता हूं मैं। अवनालिका तथा रिल अपर्दन में क्या भिन्नता है? फिर एक सवाल लिखता हूं, सस्य विज्ञान रोजगार प्रदान करने में तथा औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना में कैसे सहायक है? उर्वरकता तथा उत्पादकता में क्या अंतर है? उर्वरकता तथा उत्पादकता में
क्या अंतर है। अब आपको मैंने उस दिन बात करी थी मृदा की प्रोफाइल, मृदा की आयु तथा मृदा की भौतिक दशा उर्वरकता को कैसे प्रभावित करती है। एक सवाल मैं और लिख देता हूं, बलकृत प्रसुप्ति क्या है तथा यह किन कारणों से होती है। प्रसुप्ति का जैविक महत्व क्या है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके ये पाठ की समाप्ति पर। क्वेश्चंस कुछ और भी बनते हैं, ये मैंने सवाल ये लिखे हैं, इन सवालों का आप जवाब बना के ये मेरे से वापस चेक करवाइए, मुझे मालूम पड़े कि आपने इस पाठ में से क्या गेन किया है। ओके, दिस इज all about this chapter. This is all about today. Have a nice day. Thank you very much for being with me.